हेलो 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए आ जाता हूँ आगे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट करेंगे, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इनफैक्ट तीसरा। और 9th क्लास का हम लोगों ने चैप्टर 1 मोशन कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन मेरे पास बहुत सारे मैसेजेज आ रहे थे और कॉल्स भी, मेल भी कि सर ग्रेविटेशनल पढ़ा दीजिए। ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाने के लिए मेरे पास मैसेजेज वगैरह आ रहे थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में अभी तक जितना भी 9th क्लास या उससे जो पहले या 10th इवेंट एड की बहुत सारे बच्चों का जो कन्फ्यूजन होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो उसी को वो लोग समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन बट ऐसा नहीं होता है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे कन्फ्यूजन हम लोग दूर करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। तो देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है। तो पहले चैप्टर का नाम ही लिख के देखते हैं कि 3-4 तरह से लिखते हैं हम लोग नाम। एक तो ग्रेविटेशन हो गया, ठीक, ये हमारा चैप्टर का नाम है। लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। ये तीनों, ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, कहीं भी दिख जाए आपको तो समझना कि तीनों एक ही है, तीनों एक ही है, ठीक। हाँ, लेकिन वहाँ पे अगर कहीं पे आपको दिख जाए कि अर्थ ग्रेविटेशनल, अर्थ ग्रेविटेशनल यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशन, तो चलिए इस टॉपिक को, ये तो नाम है ग्रेविटेशन, ठीक। G फॉर गोपाल, G फॉर ग्रेविटेशन। टू मच फन, मज़ा आएगा, ठीक। तो ग्रेविटेशन में हम लोग सबसे पहला जो इसका डेफिनेशन से पहले हम लोग ये न्यूटन बाबा का वही थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे आया। तो सर आइजैक न्यूटन क्या थे अपने कॉलेज के कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में, यूनिवर्सिटी के जहाँ पे वो पढ़ते थे, जहाँ पे वो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह PhD कर रहे थे, तब की बात है शायद। हाँ, वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। अचानक उनके करीब एक ऊपर से एप्पल गिर गया, करीब या सिर पे, कोई बोलता है कि सिर पे गिर गया, कोई बोलता है कि बॉडी पे। हम तो देखने नहीं गए थे, हमारे फ्रेंड तो थे नहीं, तो मान लेते हैं कि उनके बाजू में या उनके बॉडी पे ही एक एप्पल गिर गया। एप्पल के ट्री के नीचे थे, ऑब्वियस सी बात है एप्पल ही गिरेगी। एप्पल के ट्री के नीचे सोएंगे तो आम तो गिरेगा नहीं, समझ में आ रही है बात। तो एप्पल ट्री के नीचे सोए हुए थे तो एप्पल गिरा। अब वो खाने के बजाय सोचने लगे, कितना अच्छा खा जाते, इतना ताम झाम होता ही नहीं है ना। अब खाने के बजाय वो सोचने लगे कि आखिर ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, आखिर ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, या और हवा में क्यों नहीं तैर रहा है। सबसे ज़्यादा दिमाग में उनकी बात है कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों है, ठीक। और वहाँ से वो अपना थिंकिंग लेवल, अपना एक्सपेरिमेंट, अपना जो भी है नॉलेज इकट्ठा करना स्टार्ट किया, और तब जा कर के ग्रेविटेशन का एक लॉ दिया और ग्रेविटेशन को डिफाइन किया अच्छे से। ओके, तो ये ग्रेविटेशन इस चैप्टर के पीछे का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है या कहानी है, कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे, कहानी है। जो एप्पल गिरा, फिर वो सोचने लगे, उनका दिमाग, उनका टावर चलने लगा, उनका सर्वर पकड़ लिया कि हाँ अब एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ठीक। ये छोटी सी कहानी थी। बाकी हम लोग आते हैं ग्रेविटेशन पे। अब ग्रेविटेशन जो है कहाँ लगता है, कैसे लगता है, ये हमें देखना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ग्रेविटेशन कोई भी दो बॉडी के बीच में लग सकता है, कोई भी दो बॉडी को बीच में, दो पार्टिकल हो या दो ऑब्जेक्ट हो या दो बॉडी बोलिए, जो भी दो पार्टिकल बोल दीजिए आप, दो ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, दो बॉडी बोल दीजिए, ठीक। एनीथिंग जो दो रहेगा उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन लगेगा।
तो ग्रेविटेशन को पहले हम डिफाइन करते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं, छोटा सा ग्रेविटेशन का, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any टू बॉडीज या पार्टिकल बोल दीजिए आप, जो मन आपको, पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज या पार्टिकल्स which have masses and have some distance between both, and some distance between both the bodies, ठीक। मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज और पार्टिकल विच हैव यहाँ पे विच हैव मासेस एंड हैव सम डिस्टेंस बिटवीन देम, हैव है यहाँ पे, विच हैव है, ठीक। सम डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडी, मतलब कोई भी दो बॉडी उठा लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक बॉडी ए लिया, एक लिया, इसको बड़ा थोड़ा बनाते हैं, छोटा बन गया, इसको लिया मैंने, एक बॉडी बी लिया, ओके, ये ज़्यादा ही बड़ा बने, चलो ठीक है। इन दोनों का बीच में कुछ डिस्टेंस क्या है, मैंने आर मान लिया है, क्या मान लिया है, आर, मैंने दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लिया। इसका मास है m1, इसका मास है m2, समझ में आया क्या। तो कह रहा है कि कोई भी दो बॉडी है, कोई भी दुनिया की कोई भी दो बॉडी उठा लीजिए, जो आपको लग रहा है, आपके मन में जो दो बॉडी उठाने का मन है ना, वो उठा लीजिए, लिविंग नॉन लिविंग कोई भी, ठीक, थिंग्स। उन दोनों के पास मास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए जो आर है। अब देखो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, इसके सेंटर्स लेंगे, बॉडी का सेंटर्स, देखो मैंने सेंटर से लिया, दोनों का सेंटर है ये, ठीक। और हाँ आर यहाँ पे डिस्टेंस है, आर को रेडियस मत मानिएगा, फिजिक्स में जनरली जब तक ये बताया ना जाए कि आर, अगर जब तक आर इक्वल टू रेडियस बोला ना जाए कि आर इक्वल टू रेडियस है, तब तक आप आर को डिस्टेंस ही मानेंगे। अगर बोल दिया गया कि आर इक्वल टू रेडियस, तो आर क्या है, रेडियस रहेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं भी फिजिक्स में 9, 10, 11, 12 आप कहीं भी जाइए, अगर आर इक्वल टू रेडियस नहीं लिखा हुआ है या नहीं गिवन है, तो आप आर को सिर्फ डिस्टेंस मानिएगा। क्या मानना है, डिस्टेंस, रेडियस नहीं मानना है, समझ में आया क्या। अगर हाँ आर इक्वल टू रेडियस दिया हुआ है, तब जा कर के हम लोग मानेंगे कि हाँ आर क्या है, हमारा रेडियस है, ठीक। भाई तुम कहाँ चल रहे हो, आ जाओ आप थोड़ा सामने, हाँ अब सही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे आर अगर मैं रेडियस लिखूँगा तभी आर है, तो ये मैं समझा रहा हूँ कि आप हमेशा, मतलब फिजिक्स में ये आपको 11, 12 में भी आपको यूज आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आर इक्वल टू क्या लिया है, डिस्टेंस, आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ, ठीक। क्या है, आर क्या है, डिस्टेंस है, m1 क्या है, मास ऑफ बॉडी ए, m2 क्या है, मास ऑफ बॉडी बी, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या साफ साफ लिख, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, समझ में आया क्या। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज और पार्टिकल्स, ठीक, या थिंग्स भी लिख सकते हो, सब्सटेंस भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है लिख सकते हो। विच हैव मासेज एंड हैव सम डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज, ठीक, मतलब दोनों के बीच मासेज दोनों में होना चाहिए, दोनों के बीच में बॉडी भी होना चाहिए, ठीक। अब इसका क्राइटेरिया हम देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एफ जी से डिनोट कर देते हैं, एफ जी। तो ये कब होगा, कब होगा, पहला क्राइटेरिया है कि कब होगा, इसके लिए पहला क्राइटेरिया है कि मास इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब मास क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, दोनों में कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। दूसरा क्या होगा कि
r इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब रेडियस भी दोनों के बीच में जीरो, सॉरी रेडियस मैंने बोल दिया, सॉरी रेडियस में डिस्टेंस बिटवीन बोथ, कुछ ना कुछ सेपरेशन होनी चाहिए, मतलब ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों सटा हुआ है, ठीक, देखिए यहाँ पे सटा हुआ है, चिपका हुआ, तो यहाँ पे रेडियस कहाँ से लेंगे, सॉरी डिस्टेंस दोनों के बीच में कुछ है क्या, नहीं है, दोनों चिपके हुए हैं, मतलब सट जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो उन दोनों के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक, समझ। तो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए या फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सिर्फ ग्रेविटेशन के लिए हमें ये दो क्राइटेरिया हमेशा आप लोग याद करके रखो, याद करके रखो। अब देखो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स में दो क्राइटेरिया आ गया, मास इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब दोनों में मास कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए मास, देखो साफ साफ लिख, नॉट इक्वल टू 0, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक, दोनों के बीच में डिस्टेंस यानी कि कुछ r इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आप लोग जो अभी तक पढ़े हो कि सर हमने तो पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसमें ग्रेविटेशन लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं बेटा, अभी हम लोग देख ली, कोई भी दो बॉडी लगी मेरे आपके बीच में, इन दो मार्कर्स के बीच में, ठीक, मेरे और बोर्ड के बीच में जो चीज़ दिख रहा है आपको, दो चीज़ उठा लीजिए जिसमें मास हो, ठीक, और वो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन हो, मतलब कुछ डिस्टेंस हो, ठीक, कोई भी दुनिया की यूनिवर्स की कोई भी दो ऑब्जेक्ट उठा लो, अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, यानी कि उसके पास मास हो और उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, तो उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, समझ में आ गया। अब जैसे आप दो दोस्त रहेंगे कुछ दूर पे, आप दोनों के बीच में भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि आप दोनों के पास मास रहेगा, दोनों कुछ सेपरेशन पे रहेंगे, ठीक, कुछ दूरी पर रहेंगे, तो मास इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा और सेपरेशन रहेगा, यानी कि डिस्टेंस भी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, यानी कि डिस्टेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए और मास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। और जहाँ ये दोनों क्राइटेरिया होगा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आपको जो दिख रहा है, जो भी, कुछ सोचना नहीं है, आपके आजू बाजू जो भी चीज़ दिख रहा है दो उठा लीजिए, उठाना नहीं मतलब कंसीडर कर लीजिए, दोनों का मास होगा तो, और दोनों के बीच में कोई सेपरेशन होगा तो ये दोनों क्या है, मतलब दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे होंगे, ये कुछ है। अब इसमें एक आता है, ये तो हो गया सिंपल जैसे कि मान लीजिए अर्थ एंड सन है, एग्जाम्पल में बता देता हूँ, अर्थ है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं थोड़ा सा, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, फिर फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, एंड फोर्स बिटवीन मून एंड सन, फिर इधर भी लिख सकते हैं कुछ, फोर्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक, इतना सारा हम लोग ETC जितना भी लिखना है आप लिख सकते हैं, मतलब कोई भी आप सेलेस्टियल बॉडी भी यूज कर सकते हैं, मतलब खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी को हिंदी में यही बोलते हैं ना, खगोलीय पिंड। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, जो यूनिवर्स में, जो आकाश में जो तारे वगैरह ये सब है, इसको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं ना, ठीक। तो कोई भी सन ले लो, दो स्टार ले लो, कोई भी चीज़ दो ले लो जो दोनों में मास होगा और दोनों के बीच में कुछ न कुछ सेपरेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब एग्जांपल है कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक। तो अब हम लोग एक रूल पढ़ने जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे ये जो पूरा चैप्टर है ना उसी पे डिपेंड करता है, ठीक, ये पूरा चैप्टर है तो इसी पे डिपेंड करता है। एक और चीज़ पता है क्या, ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन जो था ना, ग्रेविटेशन जो ये टॉपिक आया ये सिर्फ न्यूटन ही दिए थे, नहीं, हमारे इंडिया के जो विद्वान लोग थे, स्कॉलर्स, जो साइंटिस्ट उस टाइम को, जो न्यूटन से बहुत पहले पैदा लिए थे, वो पहले ही बता दिए थे कि जो ब्रह्मांड में या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में गुरुत्व आकर्षण बल होता है। क्या होता है, गुरुत्व आकर्षण, मतलब गुरुत्व आकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है इंग्लिश में। तो गुरुत्वाकर्षण वर्ड करके हमारे इंडियंस जो स्कॉलर्स थे उन्होंने न्यूटन के पैदा होने से पहले ही बता दिया था कि हाँ
अब ब्रह्मांड में सन और मून हुआ या अर्थ हुआ या मून हुआ, इन दोनों के बीच में, ये सब बॉडीज के बीच में क्या होता है, गुरुत्व आकर्षण बल लगता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनके पैदा होने से पहले ही, न्यूटन बाबा के पैदा होने से पहले ही हमारे जो साइंटिस्ट, हमारे इंडियन, वी शुड प्राउड ऑफ आवर स्कॉलर्स एंड साइंटिस्ट। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे। आर्यभट्ट भी पहले ही गुरुत्वाकर्षण का थोड़ा सा मैथमेटिकल दे चुके थे। ठीक, आर्यभट्ट क्या थे, मैथमेटिशियन थे ना। तो इनके पैदा होने से तो वो क्या थे ना कि, लेकिन एक न्यूटन जो है ना, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है ना, जो एकदम एक्यूरेट, उन्होंने करके अपना दिया। इसलिए हम लोग न्यूटन्स को इस चैप्टर में ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इनसे पहले भी ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कंसीडर हो गया था कि हाँ कोई तो फोर्स है जिसकी वजह से कोई दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होती है या वो नीचे की ओर गिरती है। वो और कोई नहीं, हमारे इंडियन स्कॉलर्स, विद्वान लोग दिए थे। ठीक ना। तो इंडियन रॉक्स, इंडियन है भाई, हर जगह हम लोग अपने झंडे गाड़ते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है। इंडियन साइंटिस्ट और स्कॉलर्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। बहुत विद्वान लोग थे, जो आर्यभट्ट हो गए, और भी पहले जो थे लोग, उनसे भी कुछ पहले, तो वो लोग अच्छे थे। आज भी अपना इंजीनियरिंग डे जो मनाया जाता है वो अपने इंडियन एक साइंटिस्ट है उनके नाम पर मनाया जाता है, उनके बर्थडे के डेट पे मनाया जाता है। तो ठीक है, इसमें एक न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करके एक टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं, इसको हटा देते हैं ग्रेविटेशन को। जब स्टार्ट ही हो गया तब क्या, ठीक, यहाँ पे लिखाएगा CLR, ठीक, यहाँ पे लिखाएगा। ठीक, और अब हम लोग एक टॉपिक देख रहे हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल ऐसे ही होगा ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, ये टॉपिक है। तो ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो इसमें क्या बोला गया है, न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मतलब न्यूटन के अनुसार जो न्यूटन ने बोला है, वो एक स्टेटमेंट दिए थे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले मैं बता देता हूँ, दो मास बना लेता हूँ। ठीक, ये M1 है और ये M2 है, ये हमारा R है। ठीक, ये A है, ये B है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने बोला कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ द मासेस ऑफ बोथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ मासेस ऑफ बोथ बॉडी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ। ठीक, ये दो स्टेटमेंट उन्होंने मिला करके दिया था। तो चलिए लिख देते हैं, लिख देंगे तब जा करके आपको समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबा, द फोर्स ऑफ attraction between any two bodies is directly proportional to the product of both masses, मतलब both masses, product of both masses and ये तो पहला हो गया, and inversely proportional to the
स्क्वायर ऑफ, ये ध्यान से सुनिएगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडीज लिखो या मासेस लिखो, दोनों सेम है। समझ में आया? बॉडीज लिखो या मासेस लिखो, दोनों सेम है। ओके, अब देखिए क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, बोथ मासेस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2, मतलब m1 इंटू m2, प्रोडक्ट यही होगा ना। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडीज लिखो या मासेस। तो एक देखो, अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं। पहला क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट मीन्स की ग्रेविटेशन, ठीक। तो इसको सिर्फ फोर्स लिखते हैं, जी वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस, यानी कि बोथ मासेस मतलब m1 एंड m2, ठीक। या इसको ऐसे भी लिखो, प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 एंड m2, ये भी प्रोडक्ट ही है, ठीक। इसको हमने मान लिया 1, ठीक। पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। एंड दूसरा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ क्या है? r है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ r, ठीक। तो चलिए लिख देते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ r, ये हो गया। इसको हम लिख लिए सेकेंड, ठीक। अब लिख दिए। अब हमको थोड़ा सा चाहिए स्पेस, क्या चाहिए? स्पेस चाहिए, स्पेस वो उड़ने वाला स्पेस मतलब जगह वाला। तो इसको मिटाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक, कंबाइनिंग बोथ, ये दोनों इक्वेशन को ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे तो जो ऊपर वाला रहेगा वो ऊपर रहेगा और जो नीचे वाला रहेगा वो नीचे आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही आएगा ना। ऊपर वाला ऊपर आ गया और नीचे वाला नीचे आ गया। अब देखो अब कोई भी प्रोपोर्शनल साइन रहता है तो उसको हम लोग हटाते किससे? इक्वल टू और एक कांस्टेंट डालते हैं। क्या डालते हैं? इक्वल टू एंड एक कांस्टेंट डालते हैं। तो चलिए इसको एफ प्रोपोर्शनल साइन की जगह पे हम लोग लिख देंगे इक्वल टू, ठीक, और एक कांस्टेंट डालेंगे। तो कांस्टेंट जो है वो जी होता है। क्या होता है? कैपिटल जी। इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। और जैसे बाकी लोग है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हम लोग ऐसे जैसे है वैसे लिख देंगे। तो यही हमारा एक जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ जो है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ये हमारे पास आ गया। यही जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स है। मेन जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स यही है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही लगता है, इतना ही। सब बॉडी हमारे और आपके बीच में, कोई भी दो बॉडीज ले लीजिए, उन दोनों के बीच में यही फोर्स लगता है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख देते हैं भाई कि जी क्या है? जी फॉर गोपाल सर, नहीं, बड़ा अपना नाम लेते हैं सर आप, बिल्कुल लेंगे जी, ठीक। तो जी होता है यूनिवर्सल ऐसे होता है ना, ई होता है कि ये देख लो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। समझ में आया जी? और इसका वैल्यू होता है, जी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻, नीचे लिख सकते हैं ना, हाँ जगह है, लिख सकते हैं, ठीक।
तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू लिख देते हैं इधर ही कि g का जो एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो होता है 6 पॉइंट थोड़ा नीचे लिखाता है 0.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक। और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। थोड़ा देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं फ्रेम में, नहीं तो पता चलेगा कि मैं लिख दे, हाँ दिख रहा है, ठीक। अब आप लोगों को मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर कैसे आप लिख दिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर आप कैसे लिख दिए, ठीक। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो ये वैल्यू कैसे आ गया, तो बेटा देखो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये लैब में एक्सपेरिमेंट करके ये सब वैल्यू निकाला रहता है, समझ में, ठीक। ये लैब में एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू निकाला रहता है, इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि सर ये डिराइव कीजिए, ये वैल्यू निकालिए, नहीं, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्स। हाँ, अब जो है जी आ गया क्या 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक। हम इसको ऊपर भी कर सकते हैं kg स्क्वायर को, ठीक। तो वो अभी देखते हैं थोड़ा सा कि इसको ये यूनिट कैसे आता है। यूनिट निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं। तो ये बेटा याद रखना कि यूनिवर्सल लॉ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी पे सारा हमारा इस चैप्टर का खेल स्टार्ट होगा और अंत होगा, यही इसी फॉर्मूले पे। ये कैसे आया इसी पे हमें देखना है, ठीक। अब देखो कुछ बच्चों को डायरेक्टली और इन्वर्सली में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है और इन्वर्सली कैसे होता है। डायरेक्टली होगा तो क्या करेंगे और इन्वर्सली में क्या करेंगे। तो देखो बेटा क्या होता है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। मान लीजिए ये मैं दोनों अपना विंग्स थोड़ा सा सीधा हो जाते हैं, हम विंग्स मेरा उड़ने वाला, ठीक। हमें तो उड़ान भरना है ना, उड़ान भरना तो मेरे विंग्स। देखो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो देखो क्या होगा, ये दोनों विंग्स है लेफ्ट राइट मेरे हैंड, ठीक। अब डायरेक्टली में क्या होता है ना कि एक अगर बढ़ा, ठीक, मान लीजिए इसको एक को बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ेगा। क्या होगा, दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा होगा। अगर एक बढ़ा, ठीक, एक बढ़ा, पहले दोनों क्या था, पैरेलल था, एक बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, समझ में आया। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। जैसे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम m1 और m2 का जो मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसको बढ़ा देंगे ये पूरे वैल्यू को, तो ये फोर्स का भी वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अभी बताया ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर ये बढ़ा तो इधर वाला भी बढ़ेगा, मतलब लेफ्ट वाला बढ़ा तो राइट वाला भी बढ़ेगा। तो अगर m1 m2 का प्रोडक्ट जो है हम इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। लेकिन बात सुन, इन्वर्सली में क्या होता है, इन्वर्सली में देख लो एक बार, इन्वर्सली के लिए देख लो। हाँ देखिए, अगर मान लीजिए लेफ्ट वाला घटा तो राइट वाला बढ़ेगा, लेफ्ट वाला घटा तो राइट वाला बढ़ेगा, ठीक। फिर से आ जाइए यहाँ पे, फिर इन्वर्सली का दूसरा केस दीजिए, अगर राइट वाला घटा तो लेफ्ट वाला बढ़ेगा। ध्यान से सुन लो, इन्वर्सली में मतलब लेफ्ट वाला बढ़ा तो राइट वाला घटा, फिर अगर राइट वाला बढ़ा तो लेफ्ट वाला घटा, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो चलो देखते हैं। अब मान लीजिए इसको हम बढ़ाते हैं, ये आर स्क्वायर को बढ़ाते हैं, इस आर स्क्वायर को हम बढ़ाते हैं तो ये फोर्स का वैल्यू जो है घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा फोर्स का वैल्यू। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत सारे बच्चों को क्लासरूम में आपको लगता है 50% बच्चे फंस जाते हैं, 50% बच्चे फंस जाते डायरेक्टली इन्वर्सली। 9th में आ गए और 9th में ये सब नया नया चीज़ आता है, डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ये हम लोग हमारे जैसे टीचर जो हम लोग टीचर हैं, इन सब चीज़ों को समझना चाहिए हमें खुद, क्योंकि हम लोग भी जब 9th में थे तो हमें भी ये प्रॉब्लम होती थी। तो हमें उस चीज़ को कंसीडर करके ये सब जो छोटी छोटी बातें बता देना चाहिए ताकि बच्चे को कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक। तो डायरेक्टली और इन्वर्सली बताना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि फिजिक्स जो है सेपरेटली 9th से ही स्टार्ट होता है, ठीक। और 9th में जो बेसिक जो फिजिक्स में कन्फ्यूजन्स होते हैं, समझिए कि फिजिक्स का ABCD स्टार्ट हो रहा है इन लोगों के लिए 9th से, ठीक ना। तो उनको जो भी रिक्वायरमेंट है उनको
हमें देना ही पड़ेगा, चाहे जो भी बेसिक से बेसिक, और बेसिक्स ही मिल करके, बेसिक कॉन्सेप्ट ही मिल करके बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है। तो हमें इन सब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है, छोटे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ में आएगा कि डायरेक्टली किसको बोलते हैं, इन्वर्सली, तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी, सारा का सारा चीज़ गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये हम देख लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट हम लोग कर लिए। अब इसमें देखते हैं कि इसका एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं, इसका एसआई यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो देखेंगे। हाँ, और उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों बोला जाता है, इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों बोला जाता है। अब भाई यूनिवर्सल लॉ लिखा गया है तो आखिर कुछ मीनिंग होगा तभी तो लिखाया है ना। तो आपके दिमाग में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं कि सर आपने तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ लिखा है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है वैसा लॉ जो पूरे यूनिवर्स में वैलिड हो, वैसा लॉ जो पूरे यूनिवर्स में वैलिड हो, तभी ना यूनिवर्सल लॉ बोला जाएगा। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स में, यही होगा ना, हाँ, यूनिवर्सल। ठीक, तो देखिए बताते हैं कैसे, क्यों बोला जाता है। ये जो जी का वैल्यू है ना, जी का, ये जी का वैल्यू आप कहीं भी चले जाइए पूरे यूनिवर्स में इतना ही रहेगा। ये जी का वैल्यू जो है ना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका जो ये वैल्यू है ना, ये कहीं भी चले जाइए, आप बिहार में बैठिए, बिहार में पटना में बैठिए, गया में बैठिए, सिवान में बैठिए, कहीं भी बैठिए, फिर बिहार से दिल्ली जाइए, चंडीगढ़ जाइए, कहीं भी जाइए, बिहार से अमेरिका जाइए, कनाडा जाइए, थाईलैंड जाइए, ठीक, कहीं भी जाइए, मून पे चले जाइए, मंगल पे चले जाइए, ठीक, आपकी मतलब थोड़ी सी जहाँ जाना है वहाँ यूनिवर्स में चले जाइए, ये जो है ना वैल्यू कांस्टेंट रहता है। ये इसीलिए इसको भी बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में है, ये पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइए, पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइए, आपका यही मिलेगा। ठीक, ओके, समझ में आया कि नहीं। और हाँ, एक और चीज़, ये कहीं भी चला जाइए, फिर 10,000 साल पहले भी यही कांस्टेंट होगा, अभी यही रहेगा, 20,000 साल बाद इसका वैल्यू यही रहेगा। ठीक ना, इसका वैल्यू यही रहेगा। मतलब समय से भी ये डिपेंड नहीं करता है, सिचुएशन, किस बरसात रहे, पानी रहे, सुखाड़ रहे, कुछ भी रहे, इसका वैल्यू यही रहेगा। पोजीशन कहीं भी रख दीजिए आप यूनिवर्स में, कहीं भी कोई भी पोजीशन पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए, यही फार्मूला अप्लाई होगा और यही जी अप्लाई होगा। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है। मतलब यूनिवर्स में ये हर जगह, हर टाइम, हर परिस्थिति में, मतलब हर एक पोजीशन पे, हर एक सिचुएशन में और हर एक टाइम पे, कभी भी पूरे यूनिवर्स में ये अप्लाई हो जाएगा, ये अप्लाई होगा। इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो अब इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बाकी सबको मिटा देते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ क्यों बोला जाता है, वाई लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखते हैं कि ग्रेविटेशन गलती हो गया, ग्रेविटेशन does not depends on nature of पार्टिकल या बॉडी, पार्टिकल्स। ठीक, फिर है दूसरा, ये ध्यान रखिएगा जो मैंने बोला वही, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो, दोनों सेम है। ग्रेविटेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। कहीं भी रखो, न्यूयॉर्क रखो,
कनाडा रखो, इंडिया रखो, जापान रखो, चाइना रखो, पाकिस्तान मत रखना, पाकिस्तान को नहीं रखना है, वो जाहिल है सब, ठीक। बट वहाँ भी वही रहेगा, क्या पता वो लोग ग्रेविटेशन को भी डाइवर्ट कर दे, एटम बम वगैरह लगा हुआ करके वो लोग, कोई ठीक है उन लोगों का ठीक। तो पाकिस्तान को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उसका नाम ही नहीं ले लिए गलती से, सॉरी, ठीक। अनवांटेड मटेरियल को हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, डिस्टर्बिंग मटेरियल है वो लोग और ये चाइना को भी नहीं लेंगे, ठीक। उसके अलावा नेपाल उपाल जो भी है ले लेंगे, ठीक। अब इसमें एक और है तीसरा कि ग्रेविटेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक। टाइम पे भी ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक, ओके। और ये कहाँ पे, तीनों कहाँ पे, यूनिवर्स में कहीं भी, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ले लो, यूनिवर्स में कहीं भी ये तीनों अप्लाई होगा, ठीक। वो कभी नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक, ओके। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट है यहाँ पे लिखना है, जी 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 लिखना है, ग्रेविटेशन है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, ये जहाँ जहाँ ग्रेविटेशन है वहाँ पे जी जी लिखेंगे, ठीक है। जी फॉर गोपाल, जी फॉर गोपाल, जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। ये जी कैपिटल जी कांस्टेंट, सॉरी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक। ग्रेविटेशन तो चेंज हो जाएंगे लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज नहीं होता क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और इसी के वजह से इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए ये चीज़ें हैं जो लिख लीजिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव में या कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को पूछ दिया जाएगा घुमाने के लिए कि हाँ, ऑप्शन वगैरह दे देगा कि कहाँ पे डिपेंड करता है कहाँ नहीं, इसमें से एक आध गो डाल देगा, फिर आपको जो है दिमाग के रायता बन जाएगा, ठीक। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको रब करते हैं और यूनिट जो है उसको थोड़ा सा निकाल के देखते हैं कि ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये कैसे आया, ठीक, ये कैसे आया। और पता नहीं हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, मैं होप मेरी उम्मीद है कि मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रही है, और भगवान से भी यही दरख्वास्त करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेरा बड़ा आजकल डिस्टर्ब हो रहा है वीडियो, गुस्सा आ जाता है यार, मतलब वीडियो ख़राब हो जाए तो मेहनत बर्बाद हो जाता है, ठीक। और मेहनत करे बंदा कोई सुबह सुबह उठ करके 5 बजे 6 बजे और उसका फल ना मिले तो थोड़ा बड़ा बुरा लगता है ना, लगेगा ना, और मेरे जैसे लोगों को बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या करना है, काम तो करना पड़ेगा ना, काम है, अच्छा रहे बुरा रहे करना ही है, बिना काम के काम कैसे चलेगा। तो पढ़ाई, आपका काम है पढ़ाई करना, हमारा काम है पढ़ाना, तो हम अगर अपना काम कर रहे हैं तो आप भी अपना काम कीजिए, ठीक ना, आप लोग भी अपना काम कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कैसे आएगा वो। देखिए हमें अब ये चाहिए, क्या चाहिए, जी का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो जी चाहिए तो हम इस आर स्क्वायर को इधर सेंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ उठा के लाते हैं, एफ इंटू आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर के हमने इधर मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, ठीक। अब उधर बच गया जी m1 m2 बच गया, ओके, ये आ गया, यहाँ से मैंने लिया, ठीक, ओके। अब देखिए जी चाहिए, अब m1 m2 क्या है, ये दोनों एक है, मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लाई करके दोनों प्रोडक्ट है ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। तो चलिए लिख देते हैं भाई, डिवाइड में हो जाएगा तो एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 इक्वल टू बच किया गया जी, और हमें यही तो चाहिए थी, हमें यही तो चाहिए थी ना, जी फॉर गोपाल सर, जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी फॉर गोपाल सर,
बड़ा नाम ले रहे हैं सर अपना। हाँ, यही कीजिएगा आप, अपना सिर्फ नाम लीजिएगा। नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक फार्मूला आ गया, F/r²/m1m2, ठीक। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछ देता है सब बच्चा कि सर पहले इसका, चलो इसका पहले यूनिट निकाले तो उसके बाद वो क्वेश्चन बताते हैं। वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एक बच्चा मेरे से पूछ भी दिया था, नादान सा बच्चा, प्यारा सा, प्यारे से। देखिए अब ये फोर्स है और ये r² है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, ये मास है m1 m2, ठीक। तो देखिए यहाँ से देखते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, हमें पता है फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ओके, आ गया। डॉट है तो डॉट दे दिए, डॉट मतलब गुना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। r², तो r क्या डिस्टेंस है, लेंथ है, दोनों के बीच के डिस्टेंस ही है ना, यही है, ठीक। और ये है m1 m2, ठीक, ये है। तो ये r डिस्टेंस है, तो r² है, यानी कि डिस्टेंस का क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो ये मीटर, ठीक। चूँकि स्क्वायर है तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब नीचे करते हैं। देखिए एक मास है तो kg, दो मास है, मास इंटू मास है, m1 इंटू m2, तो kg स्क्वायर हो गया ना। अरे हाँ या ना। और इधर g जो है गोपाल सर, तो वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक। G4 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड G4 गोपाल सर, ठीक। ये आ गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, चलिए अब इसको हटाते हैं। यहाँ से हम लोग अब हटाते हैं क्या, इसको हटा कर क्या लिखते हैं कि G = न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन को n लिख दिए, मीटर स्क्वायर m लिख दिए, स्क्वायर के स्क्वायर और kg का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इसका यूनिट आ गया। क्या है ये क्या है, इसका यूनिट है, यूनिट और SI यूनिट है, SI यूनिट है। ओके, क्या आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हमने लिखा था ना इसका वैल्यू G = 6.67 × 10⁻⁻11। उसके बाद ये वाला पुट कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक। यही होगा ना। आ गया ना, कैसे आया देख लिए, पहले उधर था, कैसे आया, हाँ ये हमारा यहाँ लिख देता हूँ, F = G m1 m2/r² था, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या किया था, r² की इधर मल्टीप्लाई में कर दिया था, तो ये इधर आकर के मल्टीप्लाई हो गया था, तो ये इसके बाद बता G m1 m2 बच गया था। फिर इस m1 m2 को इधर जा कर के डिवाइड कर दिए, तो G = Fr² m1 m2 बच गया था, ठीक, आ गया था। और उसके बाद फोर्स का न्यूटन, r² का मीटर स्क्वायर एंड m1 m2 का kg स्क्वायर, मतलब मास ना, मास 1 × मास 2, यानी कि मास का स्क्वायर हो गया, तो kg होता है, ठीक। और यहाँ से हमारा ये यूनिट आ गया, और यहाँ से हम लोग 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब इसको एक और तरीके से इस kg स्क्वायर को ऊपर भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है ना, हम लोग एक्सपोनेंट में 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट करके एक चैप्टर मैथ में आता है, उसमें पढ़े थे कि कोई भी अगर डिनोमिनेटर में पावर रहेगा तो उसको अगर हम नोमिनेटर में ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, G = 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक। और इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg। यहाँ पे माइनस, देखो डिनोमिनेटर में 2 है तो ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा, -2। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कहीं कहीं बुक में आपको ऐसा दिख जाएगा तो कन्फ्यूजन में नहीं रहनेगा, ठीक। अगर कहीं बुक में आपको ऐसा दिख जाएगा तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक। तो ये हमारा, हम लोगों ने ग्रेविटेशन में कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हम लोगों ने देख लिए। और इसमें देखो पता है, इसमें केपलर्स लॉ वगैरह है अच्छे। अगले नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा मस्त इसमें कुछ क्वेश्चन कराएंगे, इन सब के चीज़। हाँ डिस्कस करना था कि हाँ बच्चा ने क्या पूछा। एक स्टूडेंट हमें क्लास में ऑफलाइन में पूछा कि सर जी का जब फार्मूला Fr² / m1 आ गया तो क्या इस फार्मूले से हम जी निकाल सकते हैं।
अगर निकाल सकते हैं तो फिर ये यूनिवर्सल लॉ कैसे रहेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था बेचारे को। और ये पता है क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, टीचर बहुत लोग नहीं बताते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि थोड़ा सा बच्चों का हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बता देना चाहिए कि वो कन्फ्यूजन है। कहीं और का टीचर नहीं बताया तो वो हमारे पास आएंगे, हम नहीं बताएंगे तो कहीं और जाएंगे, बच्चे भटकते रहेंगे। और नया नया जो 9th 10th के बच्चे उनमें एक क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है जानने की, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक ना। उनको क्वेश्चन पूछने का कोई ये नहीं होता है कि क्या पूछना है क्या नहीं, बस जो दिमाग में आया कि हाँ मुझे नहीं आ रहा बस पूछ दिया। वो अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी स्टूडेंट में होनी चाहिए क्वेश्चन पूछने वाली। तो उसने ये क्वेश्चन पूछा कि सर जी का जो फार्मूला है, ये फार्मूला यूज करके हम जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसका आंसर मैंने बोला कि नहीं बेटा, ये फार्मूला हम लोग सिर्फ यूनिट को निकालने के लिए बनाए हैं। एक्चुअल में इसका जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 ये कैलकुलेटेड है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन ये जो यूनिट है ना, इसको निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूले को तोड़ मरोड़ करके लाए हैं। इस फार्मूले से कतई हम लोग 6.67 इंटू 10⁻11 नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए अगर इस फार्मूले को हम लोग ले करके निकालेंगे तो अगर बॉडी चेंज करेंगे और बॉडी दोनों, अगर मान लीजिए पहले बॉडी कुछ और है दूसरा चेंज कर देंगे, फर्स्ट केस में दोनों बॉडी कुछ और मास है और दूसरा हम कोई और भी ले सकते हैं बॉडी, ठीक, कोई और अगर बॉडी ले लिए तो फिर तो वैल्यू इसका चेंज हो जाएगा ना। फिर डिस्टेंस हम इंक्रीज डिक्रीज कर देंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। तो जी का तो वैल्यू हमेशा चेंज होते रहेगा फोर्स की तरह, तो वैसा नहीं हो पाएगा ना। और जी क्या है, जी क्या है, यूनिवर्सल है। हाँ गोपाल सर क्या है, यूनिवर्सल है ना। अबे नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा कि जहाँ भी रहे। तो इस फार्मूले से हम लोग कांस्टेंट नहीं निकाल सकते। ये फार्मूला सिर्फ अप्लाई है, अप्लीकेबल है यूनिट निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर होते हैं। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करते हैं।